मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। यह शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि एक मजबूरी का सौदा था जो मेरे माँ बाप ने मेरे गले डाल दिया था। हर लड़की की इच्छा होती है कि वह ऐसे आदमी की पत्नी बने जिसकी ज़िंदगी में वह पहली औरत हो, लेकिन मेरी बदनसीबी यह थी कि मैं एक ऐसे आदमी की पत्नी बनी थी जो पहले से शादीशुदा था, जिसकी एक बेटी थी। उसकी पत्नी तो मर चुकी थी, लेकिन बेटी तो थी ना। यह ऐसा कांटा था जो मेरे सीने में चुभ गया था। जब यह रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मेरी माँ कहने लगी कि जिस उम्र में तुम पहुँच गई हो, तुम्हारे लिए कम उम्र के लड़कों का रिश्ता नहीं आएगा। मैं यह सोच रही थी कि मेरा कसूर क्या था, बस यही कि मैं एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, या फिर मेरे माँ बाप के पास देने के लिए ढेर सारा दहेज नहीं था जो मेरी इस कमी पर पर्दा डालता। मेरी उम्र इस समय 32 साल हो चुकी थी और मेरी माँ को लगा कि बस यह रिश्ता ही मेरा आखिरी रिश्ता है। अगर यहाँ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी अपने माँ बाप की दहलीज पर बैठी रहूँगी। इसलिए मुझे सख्ती से कहा गया कि खबरदार, जो तूने इनकार किया। और दिल पर पत्थर रखकर अपने माँ बाप की मर्जी के आगे मैंने सर झुका दिया। मैंने शादी तो कर ली थी, लेकिन दिल से अभी तक इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाई थी। और अब पिछले 2 घंटे से मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, जिसमें मुझे फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़ी देर में मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला, मगर मेरा पति अंदर अकेला नहीं आया था, बल्कि उसकी बेटी भी अंदर आई थी। जैसे हाव भाव मुझे देखकर बच्ची के चेहरे पर उभर आए थे, कुछ ऐसे ही ख्याल मैं भी अपने दिल में उसके लिए रखकर लाई थी। उसने गुस्से से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया था। फिर अपने पापा का हाथ पकड़कर कहने लगी, पापा, क्या यह मेरी मम्मी है? मेरे पति ने हाँ में सिर हिला दिया। कहने लगे, हाँ, यही है तुम्हारी नई मम्मी। आओ, तुम्हें मिलवाता हूँ। निहाल बच्ची को लेकर मेरे पास बैठ गए और कहने लगे कि यह मेरी बेटी अविका है, इसे अपनी ही बेटी समझना। मेरा मतलब है कि मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। जितना तुम इसे खुश रखोगी उतना ही तुम इस घर में खुश रह सकती हो, वरना। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे मेरी औकात याद दिला दी थी कि मैं यहाँ पर उसकी बेटी की नौकरानी बनकर आई हूँ। अगर मैं उसे खुश रखूँ तो ही मैं इस घर में रह सकती हूँ, वरना मेरी इस घर से छुट्टी। मेरे दिल में उस बच्ची के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। वह बच्ची मुझे देखकर इस तरह अपनी नाक वहाँ चढ़ा रही थी जैसे कि वह मेरी मालकिन हो और मैं उसकी नौकरानी। मुझे उस लड़की के सामने अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। वह लड़की कहने लगी, पापा, आज मैं नई मम्मी के साथ सोऊंगी। मैं तो पहले से ही निहाल के शब्द सुनकर गुस्से में बैठी थी। मैंने एक शब्द भी उससे नहीं कहा और उठकर खड़ी हो गई। मैं सीधा अपने बैग के पास गई, वहाँ से अपना एक सूट निकाला और वॉशरूम में चली गई। अपनी इतनी बेइज्जती को मैं कैसे सह सकती थी? क्या मैं इतनी गिरी लड़की थी जिससे वह आदमी यूं बात करता? जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो निहाल मुझे बुरी तरह से घूर रहे थे। मुझे सादे कपड़ों में देखकर वह गुस्से से लाल पीले हो गए। यह देखकर मेरे अंदर लगी आग को थोड़ी सी ठंडक मिली। मैं उन औरतों में से हरगिज नहीं थी जो मर्द की हर जुल्म को खामोशी से सहन कर लेती और इस बात का इंतजार करती कि कब उनके पति के दिल में उनकी जगह बनेगी। मैंने बस एक सरसरी नज़र दोनों बाप बेटी पर डाली और बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मेरे पति निहाल को शायद मेरी इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी बेटी से कहने लगे, आज पापा तुम्हारे कमरे में सोएंगे। यह कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। वह मुझे जताना चाहते थे कि इस रात वह मेरे कमरे में नहीं आएंगे, अपनी बेटी के पास सो जाएंगे। तो मैं यह समझूंगी कि उसकी बेटी की अहमियत उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा है और मेरी नहीं। अगर उस आदमी को मेरी परवाह नहीं है तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं? मैं अपने कमरे की लाइट ऑफ करके आराम से सो गई। अभी मुझे नींद आ ही पाई थी कि दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। कमरे की सारी लाइट जल गई थी। निहाल बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुए। मेरे पास आकर कहने लगे, उठकर बैठो। उनके इतने सख्त शब्दों पर मैं थोड़ा सा घबराई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, जी बोलिए। अगले ही पल उन्होंने अपने हाथ से मेरा मुंह पकड़ लिया। कहने लगे, जो हरकत तुमने आज मेरी बेटी के सामने की है, आइंदा ऐसे करने का सोचना भी मत। क्या होता अगर तुम उससे प्यार से बात कर लेती? मैंने बुरी तरह से उनका हाथ पीछे झटका। मैंने कहा, मेरे साथ बदतमीजी से बात ना करें। मेरी आपके साथ शादी हुई है, ना कि आपने मुझे खरीद लिया है। आप मुझे सम्मान के साथ पत्नी बनाकर इस घर में लाए हैं तो सम्मान के साथ रखें। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी समझूं, लेकिन यह कौन सा तरीका है कि छोटी सी बच्ची के सामने आप मुझे 2 कौड़ी का भाव दें?
उसके सामने यह जताना कि मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। उसके सामने अगर मेरी इज्जत आप नहीं करेंगे तो कल को वह मुझे कैसे माँ समझेगी, मुझे कैसे इज्जत देगी। यही बात अगर आप मुझे अकेले मेरे कहते तो मुझे इतनी बुरी ना लगती। जिन शब्दों में निहाल ने मुझसे बात की थी, मैंने भी वही शब्द अपनाए थे। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के हाव भाव बदलने शुरू हुए। फिर वह मेरे पास आकर बैठे। कहने लगे, आई एम सॉरी, बस मुझे यह चिंता थी कि कहीं तुम मेरी बेटी के साथ सौतेला व्यवहार ना करो, इसलिए तुम्हें याद करवाना चाहता था कि मेरी बेटी से प्यार करना, वह मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। इस बार निहाल के शब्द कुछ नरम थे। मैंने कहा, आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी, लेकिन आप यह बातें मुझसे अकेले में ही क्या करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अविका के सामने मेरी इज्जत नहीं करेंगे तो वह कभी भी मुझे माँ नहीं समझेगी। मेरी बात सुनकर निहाल ने हाँ में सिर हिला दिया। कहने लगे, हाँ यह मेरी गलती है, आगे से तुम्हें भी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। फिर वह बताने लगे कि अविका की माँ से उनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन शादी के बाद दोनों में बहुत प्यार था। बहुत ही प्यार से अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे और जब अविका 7 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी। अविका को एक माँ का प्यार मिल सके इसलिए उन्होंने यह शादी की है। निहाल का व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं भी सोच चुकी थी कि चलो छोटी बच्ची ही तो है, थोड़ा सा प्यार और तवज्जो दूंगी तो वह मुझसे घुल मिल जाएगी और मुझे माँ समझने लगेगी। और फिर अविका थी भी तो कितनी प्यारी सी। मेरे दिल में जो उसके लिए नफरत थी वह कम होने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अपने प्यार से मैं उसे अपना बना लूँगी। निहाल ने मुंह दिखाए में मुझे एक गले का सेट पहनाया और फिर एक झटके से निहाल ने मुझे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। मैंने भी अपनी नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन अविका के बारे में जो मैंने सोचा था कि वो बहुत ही प्यारी और मासूम सी है, ऐसा नहीं था। वह लड़की बहुत होशियार थी। 10 साल की उम्र की लड़की के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जो वह कर सकती थी। खैर, सुबह हुई तो मैं उठकर किचन में आ गई, क्योंकि मैं जानती थी कि घर संभालने वाला कोई नहीं है। इसलिए शादीशुदा नई दुल्हन वाले नखरे मैंने नहीं किए। मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता टेबल पर लगाया तो निहाल मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आए। मुझे यूं टेबल पर नाश्ता लगाते देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गए और मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहने लगे, थैंक यू सो मच, इतना जल्दी मेरा घर संभालने के लिए। निहाल के इतने ही प्यार से मैं पिघल गई थी। मुझे ज़िंदगी में चाहिए ही क्या था, बस अपने पति का साथ और प्यार। इतनी देर में अविका भी कमरे से बाहर आ गई। नाश्ता देखकर कहने लगी, पापा आज मुझे यह नाश्ता नहीं करना, मम्मी से कहो कि मुझे दूसरा नाश्ता बना कर दे। मैंने अभी तो नाश्ता बनाया था और अभी नाश्ता करने जा ही रही थी कि तब तक अविका की नई फरमाइश ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा, बेटा आज यही नाश्ता कर लो, कल मैं तुम्हारे लिए दूसरा बना दूंगी। मैंने बहुत नरम लहजे में उससे कहा था, क्योंकि यह मेरा पहला दिन था और मैं उसके दिल में अपने लिए कोई नफरत या गलत फहमी नहीं डालना चाहती थी। लेकिन उसने मुझे गुस्से से देखा और कहने लगी, मैंने कहा ना मैं यह नहीं खाऊंगी। यह कहते ही उसने प्लेट ज़मीन पर पटक दिया। यह देखकर तो मैं दंग रह गई। वह इतनी सी बच्ची इतनी बदतमीज़ थी। उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे निहाल पर आया, जो उसकी इस बदतमीजी पर बिल्कुल खामोश बैठे थे, बल्कि मुझे ही कहने लगे, जो यह खाना चाहती है इसे बनाकर दे दो। निहाल के सामने मैं कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए ज़मीन से प्लेट उठाई और सफाई करके किचन में आ गई। मैंने उसकी पसंद का नाश्ता बनाकर उसके सामने रख दिया। अभी मैं नाश्ता करने बैठी ही थी, जैसे ही उसने अपना पहला निवाला मुंह में लिया तो चीखने लगी, यह बहुत तीखा है पापा, इसमें बहुत मिर्च है। यह कहकर वो पानी पीने लगी। निहाल मुझे घूरने लगे, कहने लगे कि तुमने कितनी मिर्ची डाल दी है, तुम्हें पता नहीं है कि एक छोटी बच्ची के लिए कितनी मिर्ची डालते हैं। मैंने एक निवाला उस नाश्ते का निहाल के मुंह में रख दिया और कहा, खुद खाकर देख लो कि कितनी मिर्ची है। निहाल ने खाया तो बिल्कुल नॉर्मल था। फिर वो अपनी बेटी को कहने लगे, यह तो बिल्कुल ठीक बना है, अब चुपचाप खाओ, समझी। मैं उस बच्ची की चालाकी को फौरन समझ गई। मैं जानती थी कि उसे मुझे देखकर तकलीफ हो रही है, इसलिए वह मेरे बनाए हुए खाने में कमी निकाल रही है। उसने मुझे मन से नाश्ता किया और उठकर चली गई। जैसे जैसे समय गुजरने लगा, उसकी हरकतें मेरे लिए बर्दाश्त करने से बाहर हो रही थी। मैं पूरा दिन किचन में काम कर करके थक जाती थी और जब अपने कमरे में लेटने जाती तो मेरे बने हुए खाने में नमक मिर्च ज़्यादा कर देती। रात को जब निहाल खाना खाते तो मुझे डांटते कि तुम्हें खाना भी बनाना नहीं आता है, जिस पर अविका और आग लगाने का काम करती। अपने पापा से कहती कि पापा मुझे तो लगता है मम्मी जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है ताकि उन्हें खाना ना बनाना पड़े। इस तरह के शब्द निहाल को और भी गुस्सा दिला देते थे।
अगले दिन मैंने यह तरीका अपनाया कि खाने में नमक मिर्च बिल्कुल भी डाला ही नहीं। और जब रात को निहाल ने खाना खाया तो कहने लगे, आज तो नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। यह देखकर अविका परेशान थी। मैंने कहा, इसलिए कि आज मैंने खाने में नमक मिर्च बिल्कुल डाला ही नहीं है। निहाल का निवाला हाथ में ही रह गया। वह मुझे हैरत से देखने लगे। मैंने कहा, मुझे लगता है कि घर में कोई भूत है जो खाने में नमक मिर्च डाल जाता है। हालांकि आज के खाने में मैंने तो कुछ भी नहीं डाला और देखिए, खाने में नमक मिर्च पहले से ही मौजूद है। मैं रोजाना खाना बिल्कुल ठीक बनाती हूँ, लेकिन उस भूत को न जाने मुझसे क्या बैर है, मेरे खाने में नमक मिर्च तेज कर देता है। उस दिन मैं किचन के सारे काम निपटाकर जब कमरे में आई, उसके थोड़ी देर बाद अविका और निहाल मेरे कमरे में आए। अविका की आंखें भीगी हुई थी, शायद वह रोई थी। निहाल भी गुस्से में लग रहे थे। उन्होंने अविका से कहा कि माफ़ी मांगो अपनी माँ से और वादा करो कि आइंदा तुम कोई भी ऐसी शरारत नहीं करोगी। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आई, लेकिन नज़रें उसकी झुकी हुई थी। एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वह दिल से मुझसे माफ़ी मांगने नहीं आई थी, बस अपने पापा के मजबूर करने पर आई थी। मुझसे कहने लगी, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखो, मैं पूरे दिन किचन के सारे काम करते करते थक जाती हूँ। तुम्हारे पापा भी सुबह का नाश्ता करके रात को भूखे ही घर आते हैं, और खाने में अगर उनको इतनी तेज़ नमक मिर्च लगेगी तो वो खाना नहीं खा पाएंगे और ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। फिर तुम्हारे पापा की ही सेहत खराब होगी। ऐसा करके तुम अपने पापा को ही परेशान करती हो। हाँ, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत और नाराज़गी है तो तुम साफ कह दिया करो। ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? मैंने भी बड़े मीठे अंदाज में उससे कहा। उस समय मेरा दिल बहुत शांत था, क्योंकि निहाल ने मुझे समझा था और अविका ने जो गलती की थी उसको इस बात का एहसास दिलाया था। निहाल ने अविका से कहा, देखो कितनी अच्छी है तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। यह सुनकर अविका कमरे से बाहर चली गई। मैंने कहा, निहाल, आपको क्या ज़रूरत थी बच्ची से यह सब करवाने की? कोई बात नहीं, आप खुद ही उसे समझा देते। मुझे भी बस निहाल की नज़रों में अच्छा बनना था। पूरा दिन अगर अविका मुझसे बात नहीं करती तो मैं भी उससे मुंह नहीं लगती थी। हाँ, शादी के कुछ दिन तक मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, उल्टा मेरे साथ बदतमीजी करती थी। मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। जब उसके पापा चले जाते तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। वह स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी रहने लगी थी। कुछ भी खाने का मन नहीं होता था। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने मुझे प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी। यह सुनकर तो मैं बेहद खुश थी, और मुझसे ज़्यादा खुश तो निहाल हुए थे। निहाल मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। मुझे खाने पीने के लिए हमेशा ही समझाते रहते थे कि खाने पीने का ध्यान रखो, तुम्हारे अंदर कमजोरी ना आ जाए। ऑफिस में भी होते हैं तो कई बार मुझे फ़ोन करते, बार बार मेरी तबीयत पूछते, और अभी तक इस बात की खबर अविका को नहीं हुई थी। जब भी वह निहाल को मेरे आगे पीछे घूमते देखती या फिर मेरा ख्याल रखते देखती तो उससे बर्दाश्त नहीं होता था। फौरन ही वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती, पापा पापा पुकारने लगती। निहाल जब उसके पास जाते तो कहने लगती, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास बैठो। मैं जानती थी कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि निहाल मुझे अहमियत दे रहे थे, मेरा ध्यान रख रहे थे। थोड़ा समय आगे गुजरा। मेरी प्रेगनेंसी का अब 6वां महीना हो चुका था। अब मेरा पेट बाहर दिखने लगा था, तो शायद अविका को थोड़ा सा शक हुआ। फिर एक बार निहाल ने कह भी दिया कि बहुत जल्द तुम्हारा कोई बहन या भाई आने वाला है। यह सुनना था कि अविका की रंगत सफ़ेद पड़ गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। निहाल से कहने लगी, नहीं पापा, मुझे कोई बहन भाई नहीं चाहिए, मैं अकेले ही ठीक हूँ। निहाल कहने लगे, नहीं ऐसा नहीं कहते, छोटा भाई बहन आएगा तो तुम्हारा भी दिल लग जाएगा, तुम उसके साथ खूब खेलना। निहाल उसे बहलाने लगे, लेकिन वह तो जिद में आ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई बहन भाई नहीं चाहिए। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब मुझे ऊपर से अविका के रूम से उसके चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं एकदम से घबरा गई। मैं मानती हूँ कि मैंने कभी उसे माँ जैसी मोहब्बत नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं इतनी पत्थर दिल नहीं थी। मेरा दिल एकदम से घबरा गया। मुझे लगा शायद वह कहीं गिर गई है और उसे चोट लग गई है। मैं बदहवासी में भागती हुई सीढ़ियों से उसके पास पहुंची। हालांकि डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने के लिए मना कर रखा था, लेकिन फिर भी मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा। जैसे ही मैं ऊपर आखिरी सीढ़ी पर थी कि अविका सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं देखकर हैरान हुई।
मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैंने कहा कि तुम जानबूझकर चीख रही थी? वह कहने लगी, हाँ, मैं जानबूझकर चीख रही थी ताकि आप ऊपर आएं। और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपने अलावा यहाँ पर किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह कहकर उसने मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया और एकदम से मुझे धक्का दे दिया। मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मेरी चीख निकल गई थी। मैं लुढ़कती हुई बिल्कुल नीचे जाकर गिरी थी। मेरे सर से खून बहने लगा और मेरे पेट में भी तेज़ दर्द होने लगा। मैं दर्द के मारे चीखने लगी थी और वह सीढ़ियाँ उतरकर आराम से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट चमक रही थी। कहने लगी, मेरे अलावा मेरे पापा की कोई दूसरी औलाद नहीं हो सकती है। यह सुनकर उस वक्त मेरा दिल उसके लिए नफरत से भर गया था। वह इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती थी? वह अभी सिर्फ 10 साल की थी और इतनी ही कम उम्र में वह इतनी शातिर कैसे हो सकती थी? वह मेरे बच्चे को मारना चाहती थी। उसी समय मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरे चीखने की आवाज़ सुनकर पड़ोस की एक औरत हमारे घर आ गई। दरवाज़ा अविका ने ही खोला था और उस औरत के सामने जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कहने लगी, मम्मी सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। देखो ना आंटी, उन्हें क्या हुआ है? वह मासूम बन रही थी, जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। वह पड़ोसन जल्दी से मेरे पास आई। मेरी हालत देखकर वह घबरा गई थी। उसने मुझे उठाया। मेरा बहता हुआ खून देखकर वह बहुत ज़्यादा डर गई थी। दर्द की वजह से मैं रो रही थी। उसने जल्दी से अपने ड्राइवर को फ़ोन किया। उसने गाड़ी निकाला और पड़ोसन मुझे अस्पताल ले गई। वहीं हुआ जिस बात का डर था। मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर चुका था। मैं उस दिन बहुत रोई थी। निहाल की भी आंखें आंसुओं से भर गई थी। फिर भी वह मुझे तसल्ली दे रहे थे। कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान होती हो? बच्चा फिर से हो जाएगा। मैं जानती थी अगर उन्हें मैं सच बताऊंगी तो भी वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि अविका ने ऐसी हरकत की है। इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बस यही कहा कि अविका की चीख सुनकर मैं ऊपर गई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गई। मेरे दिल में अब अविका के लिए नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। पहले भले ही मुझे उससे प्यार नहीं था, लेकिन नफ़रत भी नहीं थी। मुझे कोई परवाह नहीं होती थी कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत भर चुकी थी। जैसे ही मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, निहाल मुझसे कहने लगे कि उन्हें 2-3 दिन के लिए दूसरे शहर जाना है। कहने लगे, तुम अपना और अविका का ध्यान रखना। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरा ख्याल रखने का कहकर दूसरे शहर जा चुके थे, लेकिन मेरे दिल में तो अविका के लिए नफ़रत भरी पड़ी थी। उसने साफ मुझसे कहा था कि वह अपने अलावा किसी बच्चे को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने मेरे बच्चे को मार डाला था, एक छोटे से बच्चे को जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मुझे अपना बच्चा याद आने लगा। जब मैं डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो मैंने अपने बच्चे के दिल की धड़कन महसूस की थी। उस वक्त मेरे दिल में जो ममता की लहर उठी थी और जो खुशी मेरे अंदर आई थी उसे मैं बता नहीं सकती, लेकिन मेरी खुशी अविका ने मिट्टी में मिला दी। वह 10 साल की होकर इतनी पत्थर दिल थी तो फिर मैं उस पर दया कैसे कर सकती थी? जैसे ही रात हुई मैं अपने कमरे में लेटी अविका के बारे में सोच रही थी। बार बार मुझे अपने मासूम बच्चे का ख्याल आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अविका के कमरे में जाऊं और उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं। फिर मेरा अंजाम चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये तो उसके लिए बहुत ही आसान मौत होगी। जिस तकलीफ़ से इस समय मैं गुजर रही हूँ, मैं भी उसे वैसे ही तड़पा कर सजा देना चाहती थी। मैंने अपने आंसू साफ किए, उठकर बैठ गई, घड़ी की तरफ नज़र डाली। काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई। अविका के कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने उसके दरवाजे की हैंडल घुमाई तो दरवाज़ा लॉक नहीं था, इसलिए खुल गया। वह अपने बेड पर लेटी कोई किताब पढ़ रही थी। मुझे देखकर पहले तो हैरान हुई, फिर कहने लगी, आप मेरे कमरे में क्या करने आई हैं? मैं धीरे से चलते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, आज तो तुम बहुत खुश होगी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं रोने लगी थी। मैंने कहा, जब तुमने यह सुना कि मेरी कोई औलाद होने वाली है, मेरा अपना कोई बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, तो तुम उस दिन बहुत रो रही थी। मेरी बात पर वह खामोशी से नज़रें चुराने लगी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक छोटे से मासूम बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर दिया। क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या मैं तुम्हारे पापा की ज़िंदगी में खुद आई थी? क्या तुम्हारी माँ को मैंने मारा था? मैंने क्या किया था तुम्हारे साथ, जिसका बदला तुमने मेरे छोटे से बच्चे से लिया? मेरी बात सुनकर वह बहुत खामोश थी। मैंने उसे बाजू से पकड़ा। वह कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, खामोश हो जाओ। तुम्हारा बाप इस समय घर पर नहीं है कि तुम्हें आकर बचाएगा।
तुमने जो कुछ मेरे बच्चे के साथ किया है, मैं भी वही तुम्हारे साथ करूँगी। तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगी। मेरी बात सुनकर उसका रंग सफ़ेद पड़ गया था। मैं उसे घसीट कर कमरे से बाहर ले आई। वह अपने आप को मुझसे छुड़ा रही थी। मैंने उसे खींचकर स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। वह दरवाज़ा पीटने लगी, कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद किया है? मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक मुझे दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती रही, चिल्लाने की भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन फिर खामोशी छा गई। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा था। मैंने उसे स्टोर रूम में बंद तो कर दिया था, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत बेचैन था। जब मुझे किसी तरह नींद नहीं आई तो मैं नींद की गोलियां खाकर सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तब भी स्टोर रूम का दरवाज़ा बज रहा था। वह कह रही थी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दे दो। मेरा दिल चाहा कि मैं दरवाज़ा खोलकर पानी दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे मासूम बच्चे का क्या कसूर था। मैंने लापरवाही से उसकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया और किचन में आकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। वह रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, कहती रही, मुझे भूख लगी है, मैं मर जाऊंगी। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुझे बार बार वह मंजर आंखों में घूम रहा था कि किस बेदर्दी से उसने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था और उसने मेरे बारे में नहीं सोचा था। जब उसने मेरे और मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा तो क्यों मैं उसके बारे में सोचती हूँ। मैं उसकी सिसकियाँ सुनती रही। इसी तरह फिर रात हो गई। अब मुझे उसकी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा दिल अब ज़्यादा बेचैन होने लगा कि वह सच में न मर जाए। बेशक उसका दिल इतना सख्त था, लेकिन मेरा नहीं था। रात को जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह बेजान शरीर के साथ लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जल्दी से किचन से पानी लाकर उसे पानी पिलाया तो वह उठकर बैठ गई। फिर मैं उसे लेकर बाहर हॉल में आई, वहाँ सोफे पर बिठाया। मैं काफ़ी देर तक उसका सर सहलाती रही। फिर मैंने उसे खाना खिलाया। मैंने कहा, मेरा मकसद तुम्हें जान से मारना हरगिज़ नहीं था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह मेरे हाथ से अब चुपचाप खाना खा रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तुमने कभी मुझे माँ समझा ही नहीं, वरना मैं तुम्हें माँ बनकर अपनी बेटी जैसी रखती। लेकिन तुमने अपने दिल में मेरे लिए नफ़रत रखी। मैंने कहा, तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराकर मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकी। शायद मेरा दिल ऐसा नहीं है कि किसी की जान ले सकूं। यह कहते हुए मेरी सिसकियां और भी तेज हो गई। पहली बार उसने अपने हाथ मेरे सामने जोड़े, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से आपके साथ कोई भी गलत हरकत नहीं करूँगी। मुझे लगा मेरे पापा को आप मुझसे छीन लेंगे। यह कहकर वह रोते हुए मेरे गले से लग गई, कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो। शायद औरत का दिल इतना सख्त नहीं होता। मैंने उसे सीने से लगा लिया और अपना दिल उसकी तरफ से साफ़ कर लिया, क्योंकि मैं अपने अंदर एक ममता का दिल तो रखती थी। अगले दिन जब निहाल घर आए तो माँ बेटी की इतनी मोहब्बत देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था, बल्कि अबिका तो अब मुझसे दूर ही नहीं हो रही थी। उसके दिल में शायद मेरे लिए अब सच्ची मोहब्बत भर गई थी। मैं भी उसको अब अपनी बेटी की तरह समझने लगी थी। निहाल बहुत खुश थे। उन्होंने हम माँ बेटी को अपने गले से लगा लिया। अगले साल मैंने एक बेटे को जन्म दिया और यह देखकर तो अबिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक प्यारी सी बेटी और एक बेटा, और मुझे क्या चाहिए। अब मेरा परिवार पूरा हो गया था। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।